करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लैंड्स को डिस्कस किया था और ग्लैंड्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन को हमने देखा था। इस क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी एपिथेलियल टिश्यू के अगले कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, अगले टाइप को डिस्कस करेंगे। और हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी? कंपाउंड एपिथेलियम की। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम नाम से जानते हैं हम लोग कि कंपाउंड एपिथेलियम किसे कहा जाता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि ऐसा एपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड यानी कई तरह की सेल्स की लेयर्स इसमें पाई जाती हैं और इसीलिए इसे कंपाउंड एपिथेलियम या इसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंपाउंड एपिथेलियम कह लीजिए या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कह सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक लगता है, इसलिए हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है नाम यूज करेंगे। तो इस एपिथेलियम के बारे में खास बात आती है कि ये मल्टी लेयर्ड सेल्स से बना होता है। इसमें कई अलग अलग तरह की सेल्स की लेयर होती हैं और मल्टी लेयर्ड है। तो इसका जो मेन रोल आता है इसके फंक्शन में, वो आता है प्रोटेक्शन या कवरिंग बनाना। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड होने की वजह से इनका जो मेन रोल है वो प्रोटेक्शन आता है और बहुत ही लिमिटेड रोल मिलता है इसमें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि जितनी लेयर थिक होगी, जितनी मोटी लेयर होगी, उसमें से सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस के पास होने में प्रॉब्लम होती है, उतनी डिफिकल्टी होती। तो इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत लिमिटेड, बहुत कम रोल पाया जाता है। मेन रोल इनका होता है प्रोटेक्शन कवरिंग बनाना। सो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। हमारी स्किन की जो ड्राई सरफेस है यानी ऊपर की जो सरफेस है वो कवर करती हैं। एंड द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। हमारी बकल कैविटी जो है, हमारी ओरल म्यूकोजा, ठीक है, उसकी जो इनर लेयर है, मॉइस्ट सरफेस है, वो इनर लेयर ओरल म्यूकोजा बोलते हैं। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। इसके अलावा हमारी एलिमेंट्री कैनाल की बात आती है, हमारे फेरिंग्स, ईसोफेगस की लाइनिंग, इसके अलावा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट की इनर लाइनिंग, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट यानी पैंक्रियाटिक ग्लैंड की डक्ट की इनर लाइनिंग, ये सब बना होता है किससे? कंपाउंड एपिथेलियम यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। इसमें खास बात यह है कि यहां भी हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जो सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। हमने बोला मल्टीपल सेल्स लेयर होती हैं, और मल्टीपल सेल्स लेयर कुछ इस तरह से होती हैं कि जब हम इनके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें यहाँ पे कॉलमनार सेल भी मिलेगी, हमें यहाँ पे पॉलीगोनल शेप की यानी मल्टी डायमेंशनल शेप की सेल्स भी मिलेंगी, हमें यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स भी मिलेंगी, हमें फ्लैट सेल्स भी मिलेंगी। तो अभी हमने जो अलग अलग तरह की सेल्स अलग अलग एपिथेलियम में देखी थी, उनमें से ज्यादातर सेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी वो देखते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर हमें कॉलमनार एपिथेलियम की एक सिंगल लेयर मिलेगी। बच्चों याद रखना, कॉलमनार एपिथेलियम की एक सिंगल लेयर, एक लेयर होगी, ये कॉलमनार एपिथेलियम सबसे नीचे। और यही कॉलमनार एपिथेलियम की सेल्स डिवाइड करती हैं। तो इससे डिवाइड करके जो सेल्स बनती हैं वो इनके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होती हैं। तो कॉलमनार एपिथेलियम की सेल्स सबसे नीचे पाई जाती हैं। ये सेल्स डिवाइड होती हैं तो अपने ऊपर की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो उसके ऊपर हमें मिलेंगी पॉलीगोनल सेल्स, ये मल्टी लेयर्ड होंगी। सिंगल लेयर्ड केवल कॉलमनार एपिथेलियम जो कि सबसे नीचे होगी। बेसल मेम्ब्रेन होती है, बेसल मेम्ब्रेन, इसे बेसल लेयर या बेसल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके ऊपर पॉलीगोनल सेल्स की एक लेयर मिलेगी। पॉलीगोनल यानी मल्टी डायमेंशनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, अलग अलग शेप की। उसके ऊपर हमें क्यूबॉइडल सेल्स की
लेयर्स मिलेंगी, ये भी कई लेयर होंगी, क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर, और सबसे ऊपर हमें फ्लैट सेल्स की लेयर मिलेगी। और अगर ये स्किन की बात हो रही है तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन मिलेगा। केराटिन प्रोटीन जो हमारा स्किन की आउटर लेयर जो ड्राई बनती है वो केराटिन प्रोटीन की वजह से बनती है, तो सबसे ऊपर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन भी मिल सकता है अगर ये स्किन की लेयर है तो ये हमें अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। सबसे ऊपर फ्लैट सेल लेयर, फ्लैट सेल के लेयर के ऊपर हमें केराटिन प्रोटीन की लेयर। फ्लैट सेल्स की भी कई लेयर्स प्रेजेंट होंगी। सभी जो है फ्लैट सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, पॉलीगोनल सेल्स, ये सभी मल्टीपल सेल लेयर होंगी, लेकिन जो कॉलमनार सेल है वो एक सिंगल लेयर होगी और सबसे नीचे प्रेजेंट होगी। तो इससे ये हमारा कंपाउंड एपिथेलियम का एक बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। हम बोल रहे हैं मल्टी लेयर्ड है। फंक्शन क्या कर रहा है भाई, हमारी स्किन, अगर स्किन की जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस इसकी बनी होती है, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ स्किन जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। स्किन की आउटर लेयर जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फॉर्मेशन इससे होता है। और एपिडर्मिस क्या काम करता है, तो प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन। हमारी जो सबसे प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये लेयर हमारी बॉडी को जो है बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। तो ये लेयर बैक्टीरिया प्रूफ भी है, और इस लेयर से होते हुए डायरेक्टली वाटर हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, तो ये वाटर प्रूफ लेयर भी है, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है हमारी स्किन, और इसी की वजह से हम बोलते हैं हमारी स्किन भी बैक्टीरिया प्रूफ और वाटर प्रूफ होती है। इसका मतलब कुछ ऐसे समझना कि हमारी स्किन की लेयर जो है, अगर ये नॉर्मल है तो इससे होते हुए कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, ये बैक्टीरिया को एंटर नहीं करने देती। और वाटर भी एंटर नहीं कर सकता, या ऐसा आप समझ लीजिए कि स्किन से होते हुए हमारी बॉडी में एंड ऑस्मोसिस या एक्सऑस्मोसिस जैसी कोई घटना नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम कभी समुद्र में कूद गए, पानी में कूद गए, हाइपरटोनिक मीडियम है, एक्सऑस्मोसिस हो गया, 10-20 किलो वजन कम हो गया, सिकुड़ गए किशमिश की तरह। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम तालाब में या नदी में कूद गए तो खीर में पड़ी किशमिश की तरह फूल गए। तो ये क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है। इससे होकर ना हमारी बॉडी में वाटर एंटर कर सकता है, ना इससे होकर हमारी बॉडी से वाटर बाहर जा सकता है। तो बैक्टीरिया प्रूफ और वाटर प्रूफ बनाती है कौन, स्किन। आगे इसके बारे में देखेंगे ये बैक्टीरिया प्रूफ क्यों हो जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वाटर प्रूफ क्यों हो जाती है, क्योंकि सेल्स के बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता जिससे कि सब्सटेंस या वाटर या कोई दूसरा सब्सटेंस पास हो पाए। तो इसकी वजह से ये बैक्टीरिया प्रूफ और वाटर प्रूफ होती है। बैक्टीरिया प्रूफ का डिस्कशन जस्ट हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें हमें मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर अलग अलग सेल्स का दिखता है, और इसमें बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन आता है सामने वो है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन किससे करता है, ये केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। इससे कोई केमिकल अगर बॉडी पर एक्सपोज होता है तो उस केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। और मैकेनिकल मतलब कोई चोट लग गई, तो चोट लगती है तो ये भी, तब भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन इसका जो है मेन फंक्शन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब हम अपनी स्किन की लेयर्स को देखेंगे तो हमें कुछ बहुत खास स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और खास स्ट्रक्चर्स को हमें यहीं पर डिस्कस करना होता है, क्योंकि अगर हम 2005 के पहले की बात करें, 2005 के पहले, तो स्किन को डिटेल में समझाने के लिए जो एनसीईआरटी थी पहले, उसमें एक अलग से चैप्टर होता था इंटेगुमेंट्री सिस्टम के नाम से। लेकिन 2005 में जब अपडेट हुई एनसीईआरटी तो वो चैप्टर तो हटा दिया, और आज भी एनसीईआरटी में वो चैप्टर नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी उस चैप्टर के कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो इम्पोर्टेंट थे, और वो आज एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी उन पोर्शन से क्वेश्चन आता है। और उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्या, हमारी स्किन की लेयर्स, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं, और उन खास लेयर्स के बारे में खास बातें कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम स्किन लेयर की बात करें तो हमें यहाँ पे सबसे आउटर लेयर हमें दिखेगी। आउटर लेयर जिसे हम कह रहे हैं एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। उसके नीचे एक मोटी लेयर हमें दिखती है जिसे कहते हैं डर्मिस, और डर्मिस के नीचे हमें फैट डिपोजिशन वाली लेयर पाई जाती है, एक लेयर जिसमें फैट डिपोजिशन पाया जाता है जिसे कहते हैं सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं या सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। और उसके नीचे फिर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे टिश्यूज पाए जाते हैं। तो बेसिकली 3 लेयर्स जो स्किन का फॉर्मेशन करती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हमारा जो एरिया ऑफ कंटेक्स्ट है वो किसको लेकर चल रहा है, मेनली एपिडर्मिस को लेकर चल रहा है। और एपिडर्मिस के बारे में क्या खास पॉइंट्स आते हैं वो हम लोग यहाँ बच्चों डिस्कस करेंगे। खास पॉइंट्स देखते हैं और इन खास पॉइंट्स को हम समझने और याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला खास पॉइंट ये है कि एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ 5 सेल लेयर्स। ठीक है, 5 लेयर्स ऑफ सेल्स। हम ऐसा समझे कि 5 अलग अलग तरह की सेल्स की लेयर होती हैं। ऐसा नहीं कि 5 लेयर ही होती हैं, हर लेयर मल्टीपल लेयर्ड हो सकती है। तो 5 अलग अलग टाइप्स की सेल की लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, नाम नोट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहली सेल लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे आउटर मोस्ट। दूसरी जो लेयर है उसके नीचे स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। थर्ड सेल लेयर आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। उसके बाद फोर्थ सेल लेयर आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और फिर फिफ्थ सेल लेयर आती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटम बेसेल, या इसे हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। स्ट्रेटम बेसेल भी कह लो या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कह लो, जस्ट अभी नोट करेंगे इसको। लेकिन इन लेयर्स का सीक्वेंस यही है, सीक्वेंस हमें याद रखना है। जो क्वेश्चन आता है वो इन लेयर्स का सीक्वेंस आता है, एक क्वेश्चन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम की इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज अ डेड लेयर। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये डेड लेयर होती है, डेड सेल्स की लेयर है। इसमें बेसिकली इसके ऊपर जो है केराटिन प्रोटीन जो है डिपॉजिट पाया जाता है और डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये डेड सेल लेयर है। और आपको याद होगा किसी भी डेड सेल को कोई भी पैथोजन अटैक नहीं करता। तो ये जो डेड सेल लेयर है यही हमारी स्किन को या हमारी एपिडर्मिस को बैक्टीरिया प्रूफ बनाती है, बैक्टीरिया प्रूफ बनाती है। इस डेड सेल लेयर से होकर हमारी बॉडी में कोई फंजाई, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इसका एक रोल हमें इम्यूनिटी में भी दिख रहा है। इम्यूनिटी जब हम लोग पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर फिजिकल बैरियर की बात करेंगे कि कौन से ऐसे बैरियर हैं जो बॉडी में हार्मफुल पैथोजन को आने से रोकते हैं। तो वहां भी स्ट्रेटम कॉर्नियम का जिक्र आएगा जरूर। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है, 2-3 पॉइंट से ये रिलेटेड है। एकमात्र डेड सेल लेयर जो पाई जाती है बॉडी में, आउटर पार्ट में आउटर मोस्ट लेयर है, वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके बाद हमने बोला कि स्ट्रेटम बेसेल, जिसे हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटम बेसेल कह लो या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कह लो, एक ही बात है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये स्ट्रेटम बेसेल वही एक सिंगल कॉलमनार की लेयर होती है। कॉलमनार सेल्स की लेयर अभी हमने पढ़ा था, सबसे नीचे एक सिंगल लेयर कॉलमनार सेल, वो यही होती है कॉलमनार सेल लेयर। इसीलिए हमने उसको बेसल लेयर बोला था। यहां पर वही
जो सेल लेयर है वो बेसल लेयर के फॉर्म में पाई जाती है, सिंगल लेयर्ड कॉलमनार सेल की लेयर होती है। कौन सी? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। अब इनका सीक्वेंस कैसे याद रखा जाए भाई? कई बार होता है अगर एग्जाम में आया कि बाहर से अंदर की तरफ कौन सी लेयर है या अंदर से बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, और ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजन देते हैं। तो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज ना हो उसके लिए एक छोटा सा एक जिंगल याद रखें। कैन लिटिल गर्ल स्पीक जर्मन। ठीक है, अगर आपको नाम याद होना चाहिए, नाम याद रहेगा तभी ये जिंगल काम करेगा। नाम ही याद नहीं तो जिंगल के लिए याद करने के लिए फिर जिंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं निमोनिक्स या जिंगल पे विश्वास करता नहीं हूं, लेकिन कुछ ही ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो मैं बच्चों को कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्हें याद हो जाए जिनसे उनको मार्क्स मिलने की जो है उम्मीद बढ़ जाए। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए, जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम में हो गया, कॉर्नियम में सी फॉर कॉर्नियम, और कैन में हो गया सी। ठीक है, कैन। एल फॉर ल्यूसिडियम, ल्यूसिडियम का एल, तो पहले कॉर्नियम फिर ल्यूसिडियम यानी लिटिल का एल। ग्रेनुलोसम का जी, गर्ल का जी, ग्रेनुलोसम। फिर स्पाइनोसम एस, स्पीक एस, और फिर जर्मन हो गई लास्ट लेयर जो कि जर्मिनेटिवम या बेसेल के फॉर्म में मिलती है। तो ये सीक्वेंस है बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, ये न्यूमोनिक याद रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे फिर हमें जो हाइपोडर्मिस और डर्मिस की लेयर्स दिखती हैं उसकी हमें इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर कुछ जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो हम ज़रूर देखेंगे। स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हमें ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड मिलता है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में खूब इसको स्टडी किया था, किस तरह की ग्लैंड है। जो ऑयल ये बनाता है उसे हम सीबम बोलते हैं। इसके अलावा हेयर फॉलिकल, अच्छा जो सेबेशियस ग्लैंड है ये भी याद रखना, ये हेयर फॉलिकल के रूट से अटैच होती है। सेबेशियस ग्लैंड डायरेक्टली बाहर ओपन नहीं होती। जो भी हेयर फॉलिकल का रूट है, रूट माने जड़, रास्ता नहीं। ठीक है, एक होता है ROOT रूट, जड़, हम जड़ की बात कर रहे हैं। एक होता है ROUT रूट माने रास्ता, उसकी बात नहीं कर रहे। तो हेयर फॉलिकल का जो रूट है, जड़ है, उसी जड़ से ये रूट के साथ अटैच होती है। तो हर एक हेयर फॉलिकल के साथ हमें सिबेशियस ग्लैंड मिलती है, ये पॉइंट याद रखना। इट इज फाउंड एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल की रूट के साथ ये एसोसिएटेड पाया जाता है। लेकिन जो दूसरी वही एक ग्लैंड है जिसको हम बोल रहे हैं स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट का सिक्रीशन करती है, पसीना जो हमारी बनता है जब गर्मी लगती है, तो वो स्वेट का सिक्रीशन होता है स्वेट ग्लैंड से, और वो डायरेक्टली अपनी डक्ट से बाहर रिलीज होता है। ठीक है, इसके अलावा कई तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अलग अलग स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर्स या बोला जाए सेंसरी सेल्स होती हैं। कुछ हॉट, कुछ कोल्ड, कुछ पेन, कोई प्रेशर, अलग अलग स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पे कार्पसल्स या सेल्स पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम पैक्नियन सेल्स देख सकते हैं, पैक्नियन सेल्स। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। हम देखेंगे एक दिन रिसेप्टर, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम रिसेप्टर्स को भी उसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितने अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। कोई हॉट के लिए, गर्म हीट के लिए, कोई कोल्ड के लिए, ठीक है, कोई प्रेशर के लिए, कोई नॉर्मल टच के लिए, कोई पेन के लिए। तो अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक, ये आप इन लेयर्स के बारे में नोट कर लीजिए, लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस और उन लेयर्स का सीक्वेंस, और क्यों हमारी जो स्किन है, जो एपिडर्मिस है, वो बैक्टीरिया प्रूफ हो पाती है। इसे हमें नोट तो करना ही करना है, साथ में ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने तरह का एक अनोखा क्वेश्चन ही है। इसके जैसा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं आता। तो ये कुछ
स्पेशल पॉइंट हो जाते हैं जो हमें याद करने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। जब हम एनिमल सेल्स की या एनिमल टिश्यू की बात करते हैं और एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं या कोई दूसरी भी सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे सेलुलर जंक्शन कहते हैं। तो सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं एक दूसरे से अटैच पाई जाती हैं, और इनके अटैचमेंट से जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को हम सेलुलर जंक्शन कहते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि एपिथेलियल सेल्स में तीन तरह के, या बोला जाए टोटल एनिमल टिश्यू में सेल्स के बीच में तीन तरह के जंक्शन पाए जाते हैं, एंड ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सेलुलर जंक्शन आर प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में तीन होते हैं टोटल, और तीन में से तीनों एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सेलुलर जंक्शंस आर प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। अब देखते हैं कि ये जंक्शन कैसे होते हैं। इन्हें सेलुलर जॉइंट या सेलुलर जंक्शन कहते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जब भी सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है तो उन सेल्स के बीच से कोई भी सब्सटेंस पास नहीं कर सकता, कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं कर सकता। तो ये सब्सटेंसेस के लीक करने से उसको रोकने के लिए ये टाइट जंक्शन पाया जाता है, और ये क्या बनाता है, वाटरप्रूफ जो क्वालिटी आती है, वो वाटरप्रूफ क्वालिटी इसी टाइट जंक्शन की वजह से आती है, जो सब्सटेंस के लीकेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, याद रखना है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, अननेसेसरी डायग्राम हमें नहीं देखना है और कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दूसरा आता है एडहरिंग जंक्शंस। एडहरिंग जंक्शंस जो है ये जब जैसे हम ब्रिक्स बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, तो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज किया जाता है। तो वैसे ही दो सेल्स को जोड़ने के लिए सम सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बन पाए जाते हैं, और वो दो सेल्स को उसी तरह से अटैच रखते हैं जैसे कि हमारी वॉल की ब्रिक्स होती हैं। तो उस जंक्शन को हम एडहरिंग जंक्शन कहते हैं। एडहरिंग मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से अटैच रखना। टाइट जंक्शन लीकेज को रोकता है, एडहरिंग जंक्शन अटैचमेंट को मेंटेन करता है, अटैचमेंट को मेंटेन करता है। थर्ड आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन ये सेल्स के बीच से, दो सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के बीच से सब्सटेंसेस के लीकेज को प्रमोट करता है। इस जंक्शन से होते हुए सब्सटेंस एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, और ये ठीक उसी तरह है जैसे हम ब्रिक्स के बीच में हमें सीलन मिलती है, या कई बार जो है देखते हैं कि आ, आ, कई बार छत पर या रूफ पर अगर वाटर एक जगह पर एक्यूमुलेट हो गया है तो नीचे की तरफ वो पानी जो है सीपेज होता है, और वाटर जो है उस ब्रिक्स की लेयर को क्रॉस करता है। तो वैसा ही जंक्शन है गैप जंक्शन, जहां से कि सब्सटेंसेस एक दूसरे से यहां पर कम्युनिकेट करती हैं सेल्स, और कैसे कम्युनिकेट करती हैं देखते हैं। कि सपोज करिए यहां पर एक सेल है और उसके बगल में एक दूसरी सेल है, तो इनके जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इनके बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम डेस्मोसोम्स कहते हैं, आप लोग सेल में पढ़ा होगा। प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं और एनिमल्स में, एनिमल सेल्स में डेस्मोसोम्स होते हैं। तो ये डेस्मोसोम्स से होते हुए ये सब्सटेंस एक सेल से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आयंस वगैरह भी इनसे मूव करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन का मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट, दूसरे ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट कराने की, उन पार्टिकल्स का मूवमेंट पाया जाता है। तो कुल मिलाकर थ्री टाइप ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के बीच में, एंड ऑल द थ्री टाइप ऑफ जंक्शन आर प्रेजेंट इन एपिथेलियल सेल्स। तो हम नोट करेंगे एपिथेलियल सेल्स
contain all the three cell junctions. ठीक है, ऑल द थ्री सेल जंक्शंस मिलते हैं किसमें? एपिथेलियल सेल में। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहां हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है और नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टिश्यू पे जो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसा कि हम नाम से ही हमने पढ़ा था और इसके बारे में हमें एक इंट्रोडक्शन तो मिला ही था हमारी लास्ट यानी पहली क्लास में, कि कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी में प्रेजेंट है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू। अब अलग अलग पार्ट्स हो सकता है वो पार्ट्स अगल बगल पाए जाएं तो उनको आपस में अटैच करें, या वो पार्ट्स बहुत दूर हों तो दूर होगा तो उन्हें अटैच करना पॉसिबल संभव नहीं होगा और इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा और वो पार्ट भी, वो जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम है वो जो टिश्यू करता है उसे भी हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना यानी कनेक्ट करना। हम टेलीफोन से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अलग अलग मोड होते हैं, यहाँ पर आप जिस मोड से आप पढ़ाई कर रहे हो ये भी अपना एक मोड है हमको और आपको कनेक्ट करने का, जिसकी वजह से आप पढ़ पाते हो। और बात यह है कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होने का मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल पास पास के जो ऑर्गन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करे, दूर के भी ऑर्गन्स को कनेक्ट कर सकता है। देखेंगे कौन कैसे कनेक्ट करता है। सो कनेक्टिव टिश्यू, its function is to connect various parts of body with each other। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना। पहले इस टिश्यू को मीजेनकाइम कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी ओरिजिन मीजोडर्म से होती है, इट इज अ मीजोडर्मल टिश्यू, और इसलिए पहले कनेक्टिव टिश्यू ना कह के इसे मीजेनकाइम कहा जाता है। हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे, जब जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि हम बात करेंगे पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा, उनमें जब शुरुआती मीजोडर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर उन्हें मीजोग्लिया, मीजेनकाइम या मीजोहाइम नाम दिया गया है। वो हम लोग एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो लोअर एनिमल्स में मीजेनकाइम मिलता है जो सेलुलर लेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। पहले इस टिश्यू को मीजेनकाइम ही कहा जाता था, आगे चल के इसे कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इतना तो हमें मालूम है, नेक्स्ट जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बना किसका होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट पाया जाता है इसमें। हम कहते हैं 3 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। कौन कौन है भाई? अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, तो हमें यहाँ सेल्स दिख रहा है। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह के फाइबर्स होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक और वर्ड आया है मैट्रिक्स, कि अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह का मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो हम कनेक्टिव टिश्यू को आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स होता है बच्चों फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल यानी ऐसा सब्सटेंस जो जगह भरने का काम करे, स्पेस को फिल करने का काम करे, उसे कहते हैं मैट्रिक्स या फिलर मटेरियल। अब ये जो स्पेस फिल करने का काम है या जगह भरने का जो काम है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। आप लोगों ने अपने आसपास कई बार ये देखा होगा, सुबह उठते हैं हम लोग, ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं तो सपोज करिए कि किसी के पास जेल है, जेल जो
जेल वाला टूथपेस्ट आता है ना, जेल बेस्ड, क्लोजअप हो गया और पता नहीं कौन कौन से आते हैं। और कुछ लोगों के पास पेस्ट होगा, कोलगेट हो गया, सिबाका हो गया, तमाम पेस्ट भी आते हैं, पेप्सोडेंट आता है। सभी का नाम ले ले भाई, ऐसा नहीं कि किसी की हम एक की ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो जो हम पेस्ट की बात करें या हम जेल की बात करें, इसको बड़ा कॉमनली ऐसा सोचना। जो हम पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अलग अलग टूथपेस्ट हमें अलग अलग फ्लेवर के मिले। किसी में मिंट डला होगा, किसी में जो है क्लोवर यानी लौंग डला होगा, किसी में तुलसी डली होगी, किसी में गरम मसाले का छौंका लगाया होगा। कुछ भी हो सकता है, आजकल कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। किसी में कोयला डाले होंगे, बोलेंगे चारकोल इफेक्ट देता है, ठीक है। कल के दिन ऐसा ना हो किसी में कुछ और कंडे वगैरह डाल दें, बोले नेचुरल फ्लेवर आएगा इसमें। तो बात हो गई कि हम फ्लेवर की बात कर लें, हम जो है यूज करते हैं, हम लोग पेस्ट करते हैं, दांतों को क्लीन करते हैं। और हम अगर पेस्ट को देखें, उसके हम टेक्सचर को देखें, तो सभी अलग अलग जो ब्रांड के पेस्ट हैं, टूथपेस्ट हैं, उसमें एक चीज सब में कॉमन है। सबके फ्लेवर अलग हो सकते हैं, टेस्ट अलग हो सकता है, ऑर्डर फ्रेग्रेंस अलग हो सकता है, लेकिन सभी में एक चीज कॉमन है कि सभी में पेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। जो क्रीम लाइक जो सब्सटेंस है उसमें, जो बेसिकली जो पेस्ट बनता है, वो सभी में सेम है। बाद में उसमें फ्लेवर मिलाया गया, उसमें कलर मिलाया गया, उसमें और फ्रेग्रेंस वगैरह मिलाया गया, तो उसका क्या हो गया, ब्रांड फिर अलग हो गया। लेकिन ओवरऑल जो बेस मटेरियल है वो क्या है, पेस्ट, और वो सभी में सेम है। वो जेल में भी सभी में जेल एक जैसे होंगे, जिलेटिन, ठीक है। जेल का बेस मटेरियल क्या है, जिलेटिन, तो वो उनका फिलर मटेरियल, उसमें कलर मिलाया, फ्लेवरिंग मिलाया, ठीक है, कुछ भी मिला देते हैं, तो वो उनका मटेरियल है। तो ये हो गया कि एक पेस्ट मैट्रिक्स है और एक जेल मैट्रिक्स है, जो उनका फिलर मटेरियल है। एक और एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमने टैबलेट्स जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई टैबलेट जरूर खाई होगी। यहाँ देखो कितनी सारी टैबलेट्स हैं। अब इन टैबलेट्स के कलर भी अलग अलग हैं, शेप भी अलग अलग है, लाल, पीली, हरी, नीली, सफेद, अलग अलग कलर की टैबलेट्स, छोटी, बड़ी, गोल, ठीक है, अलग अलग शेप की टैबलेट्स। लेकिन इन सभी टैबलेट्स में एक चीज कॉमन है, और वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। शेप तो जो मोल्ड होता है, मोल्ड में डालेंगे शेप चेंज हो जाएगा। अलग अलग टैबलेट्स में अलग अलग केमिकल्स डालेंगे तो वो अलग अलग ड्रग्स बन जाएंगी। जैसे पैरासीटामोल डाल दिया, सैलिसिलिक एसिड डाल, पैरासीटामोल डाल दिया तो क्रोसिन बन गया, सैलिसिलिक एसिड डाल दिया तो एस्प्रिन बन गया। लेकिन जो केमिकल्स डालने के लिए जो बेस मटेरियल यूज करेंगे, ये जो व्हाइट कलर का जो चौक लाइक सब्सटेंस है, चौक के जैसा जो ये सब्सटेंस है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना। तो हम सुनते हैं कि 500 mg की, 500 मिलीग्राम की हम लोग पैरासीटामोल लेके आते हैं, और उसका वेट जब करेंगे ना, तो उसमें हमें 2-3 ग्राम की वो टैबलेट मिलेगी। तो उस 3 ग्राम या 2.5 ग्राम, 2 ग्राम जो भी टैबलेट है, उसमें आधा ग्राम जो है वो मेडिसिन है, वो केमिकल है, वो ड्रग है, और बाकी 1.5 ग्राम या 2.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी चूना, जो हमें लगाता है चूना, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एग्जैक्टली क्या है, ये फिलर मटेरियल है, ठीक है। फिर उसकी अच्छे से कोटिंग कर दी गई, अलग कलर मिला दिया गया। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर जो कई बार गांव में होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर, ठीक है, ऐसे गांव में बैठे रहते हैं, अपना दुकान चलता रहता है बढ़िया उनका। वहां जाते हैं तो नीली पीली छोटी छोटी दवाएं उनके पास रहती है, मेरे गांव में, ठीक है, आज से नहीं, आज से
आज तो नहीं, आज से 15 साल पहले की बात है। मेरे गांव में एक बंगाली डॉक्टर हुआ करता था, ठीक है। मैं पिछले साल जब गया तो मैं खोज रहा था कि वो गया कहाँ, लेकिन वो नहीं था। तो एक बंगाली डॉक्टर हुआ करता था, और वो बंगाली डॉक्टर जो है वो मतलब उसके पास तुम दुनिया का कोई भी बीमारी हुआ, तुम जाओ उसके पास, वो हर बीमारी की उसके पास दवा होती थी। एक तो पता नहीं उसने कौन सी फैक्ट्री, कौन सा फार्मास्यूटिकल सेंटर उसने खोल रखा था, उसके पास दुनिया की हर एक बीमारी का इलाज होता था। कोई वो ये नहीं कहता कि नहीं ये रोग जो है मेरे बस का नहीं है, इसको आप शहर जाओ बड़े डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा नहीं बोलते वो। उनके पास सारी बीमारियों का इलाज होता है, और सारी बीमारियों की जो दवाई है वो 10 रुपए में दे देते हैं, ठीक है। 10 रुपए में वो 2-4 नीली पीली गोली, और वही 2-4 नीली पीली गोली रहती हैं जो सभी पेशेंट्स को देते रहते हैं, ठीक। लोग जाते भी हैं। आज भी हमारे गांव में, हमारे गांव के आसपास कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, लोग जाते हैं उनके पास। तो वहां पर ऐसी ही नीली पीली गोलियां बड़े बड़े डब्बे में वो रखे रहते हैं। कुछ भी हुआ, आया, 2 पुड़िया बनाई और दे दिया। यहां तक कि मैंने ये भी देखा, मेरे तो दिमाग तब उड़ गया जब मैंने देखा कि एक, आज से 15 साल पहले की बात है, इमरजेंसी थी, सिचुएशन थी, हम नॉलेज तो था ही, लेकिन गए मेडिसिन लेने, तो दवा लेने गए, तो वहां हमने देखा थोड़ी भीड़ लगी है। भीड़ लगे देखे तो वहां सिचुएशन ऐसी है कि आप डॉक्टर को बता रहे हो, आप बैठ गए डॉक्टर के पास, आपने बोला भी नहीं कि मुझे क्या हुआ है, आप बैठे, उसने आप पुड़िया बनानी शुरू कर दी, 2 नीली वाली 2 पीली वाली। उसको मालूम है, वो आपसे बात भी करेगा, हालचाल भी पूछेगा, गांव घर के क्या हाल है सब। वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपको हुआ क्या है, ठीक है, उसको मालूम रहता, पता नहीं कैसे कौन सा एमबीबीएस करके बैठे होते हैं। और जब तक आप अपना डिजीज बताओगे, आप अपनी सिचुएशन बताते हैं, तब तक उनकी पुड़िया वो तैयार रहती है, ठीक है। मतलब उसने सुना ही नहीं कि क्या बोला, खैर इसीलिए उनको झोला छाप या कुक्स कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं इनकी, तो मेरा तो दिमाग उड़ गया ये देखकर कि उसने 2 मेडिसिन को लिया और उनको पीस कर पाउडर बना दिया, और उसको एक सिरप में भी मिला दिया। अलग लेवल की फार्मेकोलॉजी उसने पढ़ रखी भाई। ना कोई कंसंट्रेशन का ज्ञान, ना कोई उस रिएक्शन का ज्ञान, अलग लेवल की जो है फार्मेकोलॉजी वो पढ़ रखे हैं। दे आर सुपर स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट, अपने आप को समझते हैं। और सिरप में मिला के और दे दिया, बोले इसको पी लेना। अब सिरप भी पता नहीं कौन सा था, दुकान से खरीद के लाया था कि घर में खुद ही बनाया था, खैर वो बात अलग है। तो ऐसा है, आप भी अपने अगर रूरल एरियाज में हैं, आप लोग देखेंगे जहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल, सर्टिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते, वहां पर ऐसी चीजें कॉमन है। तो हमने बोला कि जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट एग्जैक्टली क्या है, वो है भाई मैट्रिक्स, जो उस टैबलेट को एक जो है डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, उसको शेप प्रोवाइड करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, एक टेक्सचर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यूज में, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में मैट्रिक्स और डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स पाया जाता है। जैसे बोन में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का डिपोजिशन होता है, जिससे बोन स्ट्रांग होती हैं। फिर अलग अलग फाइबर्स हैं जिनमें प्रोटीन डिपॉजिट होता है। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, ये बेस बनाता है, ये डेंसिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है। एंड मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है ये मेनली बना होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाइलोरॉनिक एसिड, ठीक है। किसका बना होता है, हाइलोरॉनिक एसिड एंड अदर वेरियस डिपोजिशन। तो बेस मटेरियल एक तो मिलता है हाइलोरॉनिक एसिड, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, और इसके अलावा अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस का डिपोजिशन पाया जाता है, जिससे अलग अलग तरह का डाइवर्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ठीक है। लेकिन मेन एक कंटेंट हमें मिलता है पॉलीसेकेराइड, जो है वो क्या है, हाइलोरॉनिक एसिड।
थोड़ा सा इसका एक जनरल इंफॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू की नोट कर लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू इट लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन, ये दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन को लिंक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। एंड इट इज मोस्ट abundant एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन बॉडी। तो हमने पढ़ा है 50% ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो 50% ऑफ टोटल बॉडी टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है, और मोस्ट डाइवर्सिफाइड, इसके बहुत सारे टाइप्स भी हमें मिलते हैं। इसी का एक एग्जांपल आता है ब्लड। और ब्लड के बारे में खास बात है कि ब्लड को छोड़कर बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं सभी का मैट्रिक्स सॉलिड है। ठीक है, सभी के मैट्रिक्स में फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर या कोलेजन फाइबर हम इनको बोलते हैं। तो ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं सभी में हमें ये फाइबर्स मिलते हैं, जिनसे उस कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी मतलब खींचने की क्षमता, ठीक है, खींच दो तो लेंथ बढ़ जाए, दैट इज इलास्टिसिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मुड़ने की क्षमता, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, ये 3 पॉइंट याद रखना कि ये जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर हैं ये 3 क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर क्वेश्चन आया तो ये तीनों ऑप्शन बन के आएंगे और चौथा लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द सेल्स ऑल्सो सिक्रीट पॉलीसेकेराइड। तो कौन सी सेल्स हैं जो फाइबर्स बनाती हैं? तो उनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो फाइबर्स बनाती हैं, और यही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मैट्रिक्स भी सिक्रीट करती हैं, मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं, जो कि एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। हमने बोला hyaluronic एसिड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है hyaluronic एसिड। और ये hyaluronic एसिड ये एक्यूमुलेट होता है, कहां प्रेजेंट होता है? सेल्स के बीच में, ठीक है। सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो बिटवीन द सेल्स एंड बिटवीन द फाइबर्स जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो बिटवीन का मतलब है सेल्स, सेल से मतलब है इंटरसेल्युलर स्पेस एज ए मैट्रिक्स। तो ये hyaluronic एसिड ही एज ए मैट्रिक्स पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में। तो फाइब्रोब्लास्ट का हमें 2 फंक्शन समझ में आ रहा है, एक फाइबर्स का फॉर्मेशन और दूसरा मैट्रिक्स का भी सिक्रीशन। तो ये बात ध्यान में रहे कि फाइबर्स का फॉर्मेशन जिन सेल्स से होता है उन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, हम आगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैट्रिक्स का सिक्रीशन भी जो सेल्स करती हैं उन्हें भी हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़। मुझे उम्मीद है आप लोग डेली जो है रिवीजन कर रहे होंगे, और अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि डेली रिवीजन क्यों ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है अब हमारा टॉपिक इतना आगे बढ़ चुका है कि मैं आपको ये बताऊं कि डेली रिवीजन क्यों ज़रूरी है। बच्चों, जब भी हम नीट के बारे में प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं बेसिकली नीट के हिसाब से आपसे बात करूंगा कि जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए, और कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम अपने पुराने ढर्रे पर चलेंगे कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले किताब उठाया और एक रात को पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लिए, और बड़ा ही अच्छा लगता है कि अरे अपन ने तो एक रात पढ़ा या 1 हफ्ते पढ़ा और एग्ज़ाम पास हो गए। तो यहाँ पर बच्चों याद रखना, यहाँ पर वो पास फेल वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर आपको उन टॉप 1000 या टॉप 2000 में आना है, जिससे कि आपकी सीट कंफर्म हो पाए, ठीक है। और गवर्नमेंट सीट की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है,
और जो डिसाइड करते हैं तो वो एक डिलीमा में, उसमें से काफी बच्चे एक डिलीमा में चलते रहते हैं कि जैसा हम कर रहे थे वैसा करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, हमें कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, जिससे हम पाते हैं कि हमारा डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता है। और ये आदत, ये रूल, इसको आदत बना लो, और जितनी पहले से ये आदत बन जाती है उतना हमारा रिजल्ट अच्छा होता जाता है। और सबसे पहली आदत जो है उस रूल की, उस प्रोसीजर की, वो है डेली रिवीजन। रिवीजन तो लोग करते ही हैं, जब मन आया किताब उठा लिए और उसको निहार रहे हैं, जिसको बोलते हैं देखते रहना। ठीक है, यहां उसकी आवश्यकता है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, किताब खोल के उसको देख रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपने 11-12 साल में ऑब्जर्व किया है, मैं आपसे वो रूल्स थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एक एक करके। आज मैं एक रूल की बात करूंगा, क्योंकि सब एक दिन में अगर बता दूंगा ना तो जो है ओवरडोज हो जाएगा, और ओवरडोज हो जाएगा तो बहुत छोटी सी बात दिमाग में जाएगी। इसलिए आज हम केवल एक पॉइंट पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन क्यों जरूरी है? रिवीजन एक अलग चीज होती है, डेली रिवीजन एक अलग चीज होती है। रिवीजन ये हो गया कि जब भी मन में आया किताब उठा के रिवाइज कर लिया, अपना टॉपिक रिवाइज कर लिया, वो तो एक प्रोसीजर है, वो तो हमें करना ही है। लेकिन डेली रिवीजन क्यों जरूरी है? जैसे हम एक बात बोलते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट कई बार सुना होगा कि जनरली ये मूवी का स्टेटमेंट है कि गब्बर बोलता है, गब्बर सिंह, अरे ओ सांबा, सरकार कितना इनाम रखे है हमारे ऊपर? तो सांबा बोलता है, सरकार 50,000। ये डायलॉग बहुत फेमिलियर है, और ऐसे बहुत से डायलॉग हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे बहुत से डायलॉग हैं जो हम सभी के स्मृति में, हम सभी के दिमाग में है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि उस मूवी में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें इसके अलावा भी तो हजारों डायलॉग लिखे गए। कुछ लोगों को होगा वो सारे डायलॉग याद होंगे, किसी को होगा कि भाई जो फेमस डायलॉग है, सरकार हमने आपका नमक खाया, कुछ फेमस डायलॉग याद हो। लेकिन ये याद क्यों है? सोचने वाली बात ये है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उस मूवी को देखा, हमें अच्छी लगी, फिर हमने उसको रिवाइज भी किया, फिर से देखा। और जी सिनेमा वाले तो आए दिन दिखाते रहते हैं। एक वो पिक्चर आती है, कौन सी, हीरा ठाकुर जो है, वो कौन सी आती है, नाम मुझे भूल रहा है, उसमें कैरेक्टर इतना वो है, मतलब लोगों से एक बार यूपीएससी नहीं निकल रही, और हीरा ठाकुर की जो वाइफ है वो हर हफ्ते कलेक्टर बन जाती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब हम इसको देखते हैं और रिवाइज करते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और उसको लेकर एक साइंटिफिक रीजन भी मैं आपसे बता रहा हूं। हमारे ब्रेन के साइकोलॉजिकली अगर हम बोले तो 3 पार्ट होते हैं, एनाटॉमिकली बात नहीं कर रहे हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस। हम कोई न्यूज पढ़ते हैं, कोई खास न्यूज जो हमसे रिलेटेड है, उसको पढ़ा, वो आज हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है। शाम को हमसे कोई उससे रिलेटेड पॉइंट पूछेगा, हम बता देते हैं कि आज अखबार में ऐसा आया था। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में है। आज एक दिन बीता, वो न्यूज चली गई सबकॉन्शियस माइंड में। एक दिन और बीता, वो चली गई अनकॉन्शियस में, हो सकता है हम भूल जाएं। तो जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, आज जैसे हमने पढ़ा, तो आज जो कुछ भी पढ़ा है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है। मैं साइंटिफिक रीजन के साथ बता रहा हूं, कॉन्शियस माइंड में। और आज के आज अगर हमने उसे रिवाइज कर लिया तो वो उसी पार्ट में रहेगा, कॉन्शियस माइंड में ही बना रहेगा।
भले हम उसको कल करें या ना करें, लेकिन आज अगर हमने उसको कर लिया है तो आज वो उसी में बना रहेगा, कॉन्शियस माइंड में ही बना रहेगा। क्या बना रहेगा? जो हमने आज पढ़ा है। अगर हमने आज रिवीजन नहीं किया तो वो कॉन्शियस माइंड से निकल के आ जाएगा सब कॉन्शियस माइंड में, यानी कल के दिन हमको 2-4 बातें भूल चुकी होंगी, 10-20 बातें याद होंगी, वो रहेगा सब कॉन्शियस माइंड। 1-2 दिन और रिवीजन मत करो, वो चला जाएगा अनकॉन्शियस माइंड में, भूल चुके। फिर 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद हम बुक उठाएंगे, देखेंगे यार ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था, ऐसा लगता है। तो आप आज का आज ही अगर रिवाइज कर लो तो देन इट विल रिमेन इन कॉन्शियस माइंड। वो आपको आज, फिर आप 1 महीने बाद रिवाइज करो, लेकिन उसी दिन एक बार रिवीजन करना जरूरी है। ये साइंटिफिक एविडेंस और प्रूफ के साथ में बोल रहा हूं। अगर हम उस दिन नहीं करेंगे ना तो वो चला जाएगा सबकॉन्शियस। फिर अगले दिन भले हम रिवाइज कर लें, अगले दिन हम उसको रिवाइज करेंगे तो कुछ पार्ट वापस आएगा, लेकिन कुछ पार्ट तो भूल जाएगा, और उसके भूलने का एक पैसेज खुल जाएगा। जो आज हमने पढ़ा है उसके भूलने का एक रास्ता खुल जाएगा। तो बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए ये बात को समझने के लिए कि हम आज के टॉपिक को आज ही रिवाइज करें, भले हम 10 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर दें। अभी तो शुरुआत में टॉपिक अपना शुरू हुआ है, तो हाफ एन आवर, 1 घंटा, आगे आगे जैसे हम कोर्स अपना बढ़ता जाएगा, आपके रिवीजन। अभी तो लग रहा है अरे सर हुआ ही क्या है, अभी एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने कंप्लीट किया है और कोर्स तो अभी हुआ ही क्या है, रिवीजन क्या करें। लेकिन विश्वास मानो, ये कोर्स इतनी जल्दी एक बर्डन बन जाता है कि फिर हम सोच नहीं पाते कि सर इतने बड़े कोर्स को हम रिवाइज कैसे करेंगे। अभी तो सोच रहे हैं कि सर है ही क्या, रिवाइज क्या करें। तब हम सोचेंगे सर क्या क्या रिवाइज करें, और ये बर्डन ना बने, इस बात का ध्यान आपको लेकर चलना है। तो एक तो हो गया डेली रिवीजन जो आपको करना ही करना है। दूसरा, जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा, 1 आध महीना बीतेगा, आपको पुराने टॉपिक्स जो हैं उनको रिवाइज करने का बर्डन आप पे बढ़ने लगेगा, और ये बर्डन ना बने, अभी से इसको लेकर मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो एक माइंड मेकअप आपका रहना चाहिए जिसमें आप चीजों को डिस्कस कर पाओ और चीजों को आप खुद। ऐसा होता है कई बार हम पढ़ रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं, क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें, मैंने समझाया, कोई भी सर समझाए तो वो बात हमें समझ में आ जाती है, लेकिन घर पे जब हम खुद से पढ़ते हैं तो वो पॉइंट भूल जाता है कि अरे सर ने इस पे क्या बोला था। तो ये सारी चीजें हैं, उस पे आप वीडियोस देख सकते हो, वीडियोस से आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि जो अपनी रिकॉर्डिंग रहती है वही वीडियो में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। एक दिन हम, किसी दिन हम बात करेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो हमारी पढ़ाई है इसमें डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी मेरे ख्याल से आपको डेली रिवीजन क्यों करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने बोला हाईली डाइवर्सिफाइड टिश्यू होता है, और हाईली डाइवर्सिफाइड टिश्यू होने की वजह से इसके बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन जो है, दिस वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जो हुआ है और आज के पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनका आप रिवीजन जरूर करें, क्योंकि